क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो है वो होता है हमारा 6q+1, 6q+3 और 6q+5। अब देखो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको करने में बहुत हद तक विद्यार्थियों को समस्या होती है, तो उस समस्या को हम सॉल्व कैसे करें और कैसे समझते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो बेहद ही आसान तरीका हम बताएंगे इस क्वेश्चन करने का, और यूनिक तरीका, बिल्कुल हो सकता है यूट्यूब पर ऐसा तरीका हो भी नहीं, तो वो तरीका हम यहाँ पर बताने के लिए जा रहे हैं। देखो समझो, बिल्कुल समझ में आने वाला है। भाग अगर आता है ना तो समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात इसका हल देखेंगे ना। हल तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। 6 नंबर से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। ठीक है, 9 नंबर लेना है, 15 और 17, 9 नंबर से हमारा काम बनने वाला है, तो 9 नंबर हमने लिया। ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक भी है और विषम भी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर करना क्या है, बारी बारी से सबको हमको 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि 6 यहाँ पर लगा हुआ है ना, तो 6 से डिवाइड करो। तो 1 से क्या करना है अपने को, 1 से क्या करना है, भाग दो। 1 में 6 से 0, ये हो जाएगा हमारा 6, 0 हो जाएगा ना 1। ठीक है, फिर से भाग दो। 3 में भाग देना है अपने को किससे, 6 से। फिर से 0 से लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 3। फिर से 5 में अपने को डिवाइड करना है किससे, 6 से, तो 0 लगाएंगे, रिमाइंडर आएगा 5। फिर 7 में अपने को डिवाइड करना है, 7 को डिवाइड करना है 6 से, एक बार में लगेगा, 7 में 6 1। फिर 9 में डिवाइड करना है अपने को 6 से, 6 इकाई 6, 9 में से 6 3। फिर 11 में डिवाइड करना है अपने को 6 से, 6 इकाई 6, 11 में से 6 5। फिर 13 में डिवाइड करना है 6 से, 6 दूनी 12 और ये रिमाइंडर 1। फिर 15 में हमको डिवाइड करना है 6 से, 6 दूनी 12, 15 में से 12 घटाएंगे 3। फिर 17 में डिवाइड करना है अपने को 6 से, 6 दूनी 12 और रिमाइंडर बचेगा। तो ये डिवीजन हमने क्यों किया? अब इन सारे को हमको क्या करना है, यूक्लिड के विभाजन लेमा के प्रयोग करके हमको उस पैटर्न पे बैठाना है। लिखेंगे यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये यूक्लिड के विभाजन लेमा से हमको ज्ञात होता है। अगर पहले वाले पे हम विभाजन लेमा लागू करें, इस पहले वाले पे, तो क्या होगा, देखो भाज्य कितना है, 1 है, भाज्य 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बराबर 6 इंटू 0 और प्लस में आएगा 1। ठीक है, दूसरे वाले पर अगर विभाजन लेमा हम लागू करें, ठीक है, दूसरे वाले पर, तो हमारा भाज्य है 3, तो 3 बराबर लिख सकते हैं, भाजक है 6, भाजक तो सब में 6 है और रिमाइंडर है 3। और तीसरे वाले पर यदि हम लागू करें इस पर, तो भाज्य है हमारे पास 5, भाजक है 6, ठीक है, और भागफल है हमारे पास 1। भागफल 1 है और शेष तो 1 निकल के आ ही, शेष कितना आ रहा है भाई, शेष कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना, वही तो बोल रहे हैं, शेष तीसरे वाले में 5 आ रहा है, इस वाले में ना शेष 5 आ रहा है, ये पता चल गया। ठीक है, फिर अगला वाला मान, नेक्स्ट में है भाजक है 7, तो 7 लिखेंगे, भाज्य बराबर 7, भाजक है 6, 6 इंटू 1 प्लस शेष निकल के आ रहा है हमारे पास 1। ठीक है, अगला देखो, इसमें हमारा भाज्य है 9 और भाजक है 6, तो सब में है, एक बार में दिया हमने भाग, तो भागफल 1 हो गया,
और रिमाइंडर निकल के आ रहा है 3। इस वाले में देखेंगे भाज्य बराबर 11 है, भाजक बराबर 6 है, भागफल 1 है यहाँ से, और भागफल यहाँ पर 5। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि भाजक कितना है, भाज्य बराबर 13 है, भाजक तो 6 होगा ही, और 2 से भाग हम दे रहे हैं तो 2 हो गया, प्लस यहां से शेष रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1 हो जाएगा। अगला हम देखेंगे इस वाले में भाज्य बराबर 15 है, भाज्य बराबर 15, भाजक तो 6 ही है और लगाया हमने 2 बार में तो भागफल 2 है, और शेष बच रहा है हमारे पास 3। थर्ड वाले में देखेंगे भाज्य जो है वो है 17 बराबर 6 इंटू लगाया हमने 2 बार में तो भागफल 2 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर 5 आ रहा है। हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यदि यहाँ पर हम क्या देखने के लिए हमको मिल रहा है, यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ स्पष्ट है कि यदि, ठीक है, यदि ए और बी कोई पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, यहां पर क्या देखो, यहां अगर मान लो इसको ए मान लेते तो ये क्या हो रहा है, 6 सब में आ रहा है, 6 + 1, अगर इसको ये मानते हैं 6 + 3, और यहाँ पर देखो 6 + 5, बदल क्या आ रहा है, ये 1 1 1 1 1, अच्छा ये 2 आ गया, 2 2 2, अच्छा ये 2 बदल, देखो ये 6 सब में एक ही है ना, तो बदलने वाला चीज क्या है, बदलने वाला चीज तो यही है ना, क्यू ही तो बदल रहा है, लेकिन ये जो 5 वाला पैटर्न है, ये 3 वाला पैटर्न है, और ये 1 वाला पैटर्न है, ये तो नहीं बदल रहा है। तो यहां से देखो इस रूप का हो सकता है, ठीक है, इस रूप का हो सकता है, पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, 6q + 1 क्या हो जाएगा, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 होगा। यहाँ देखो देखने के लिए मिल रहा है ना, यदि मान लो कि जो भी हमारा भागफल को यदि q मान ले तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, हमारा जो रूप निकल के आ रहा है वो 6q + 1 के रूप का आ रहा है, 6q + 3 के रूप का आ रहा है, और 6q + 5, देखो 5 सब में है, 3 सब में है, 1 सब में है, तो बदलेगा क्या हमारा, बदलेगा a और बदलेगा q, बदलेगा a, तो a और q को हमने चर मान लिया, यही हो गया। ठीक है, ये हो गया साहब। देखो बेहद ही आसान तरीकों में यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। क्या नंबर मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन को करने के बाद, अगर इस मेथड से करते हैं, बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे नंबर, बिल्कुल पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, और आसान तरीका भी ये समझ में भी आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है और जरा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका, 3 नंबर क्वेश्चन का। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए पहले। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। मतलब एक लाइन बनाना है, ठीक है, एक रो बनाना है इस प्रकार से, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, एक रो बनाना है हमारा इस प्रकार से, सेना का लाइन होगा और आर्मी बैंड वाले का लाइन होगा। ठीक है, कह रहा है कि आगे में जो है ना आर्मी बैंड वाला रहेगा और पीछे वाले में जो है वो सेना को रहना है, इस तरह से हमको लाइन बनाना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, और बराबर बराबर आर्मी बैंड वाले और सेना की जो संख्या होगा हर लाइन में वो बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए 616 और कितना है 32 का महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक यदि निकालते हैं तो ये निकल जाएगा हमको स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या जिसमें वो मार्च कर सकती है।
तो और 616 और 32 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 616 में यदि हम 32 से डिवाइड करते हैं तो 32 एकम 32, 11 में से 2 9 हो जाएगा, 11 में से 2 9 हो जाएगा, और 5 में से 3 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अब उतर जाएगा 6। कितना बार में लग जाएगा ये बताओ जरा, कितना बार में लग जाएगा? नौ बार में ये लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 288। 16 में से 8 8, ये तो दोनों कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, अभी तो एचसीएफ जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो शेष बना उसको भाजक बनाते हैं, और जो पहले भाजक था जो कि 32 है उसको हम लोग भाज्य बनाते हैं। 8 चौके 32, ये यहाँ से शेष हमारा 0 बच जाएगा। अब यूक्लिड के विभाजन लेमा से, यूक्लिड के विभाजन लेमा से, विभाजन लेमा से जब हम 616 में भाग देते हैं 32 से तो क्या कर सकते हैं हम, ये होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य, भाज्य का मान क्या है हमारे पास 616, 616 भाजक 32 है और भागफल कितना है 19, और शेष हमारा निकल के आ रहा है 8। ठीक है, अब यहां पर देखो शेष 0 है, शेष 0 नहीं है, इसका मतलब है पुनः यूक्लिड के विभाजन लेमा से, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से अब किसमें किसको भाग देना है, तो अब अपने को 32 में 8 से भाग देना है, 32 भागे 8 से। तो हमारा ए का मान तो 32 हो गया, यहाँ 32 बराबर बी का मान 8 है और क्यू का मान 4 है और आर का मान यहाँ से 0 निकलता है। लास्ट स्टेप में जो हमारा भाजक है वो 8 है, यहाँ भी देखेंगे लास्ट स्टेप में भाजक 8 है। इसका मतलब 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक जो है वो होगा हमारा कितना, कितना हो जाएगा 8। यानी कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा।